आज हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ बेसिक्स के बारे में, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पर। स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो उसका इंट्रोडक्शन हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और हमने ये देखा था कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का ही यूज़ करके हम ड्रग या किसी भी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इलूसिडेट करने की कोशिश करते हैं। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में एक रेडिएशन सोर्स यूज़ होता है जो हमें रेडिएशन प्रोवाइड करता है और इसी रेडिएशन को हम सैंपल से पास करवाकर डिटेक्टर तक भेजते हैं। हमारे पास एक रेडिएशन सोर्स होता है। इस रेडिएशन सोर्स से अवेलेबल हुए रेडिएशन को हम सैंपल सेल से पास कराते हैं, जिसमें हम सैंपल रखते हैं और यहाँ से पास होने के बाद हमारा जो भी रेडिएशन होता है वो डिटेक्टर पर जाता है। डिटेक्टर से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि जो भी रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हुई है या इमिट हुई है। अब इसी एब्जॉर्प्शन या इमिशन जैसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ही हम मेज़र करते हैं, जो ड्रग या किसी भी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर को इलूसिडेट करने में हेल्पफुल होती है। ड्रग चाहे हमें नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन्ड हुई हो या सिंथेटिक हो, दोनों ही केस में हम ड्रग के स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेशन इन्हीं सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू करते हैं, जिसमें रेडिएशन का इंटरेक्शन सैंपल से होता है। अब क्योंकि रेडिएशन को ही हम यूज़ कर रहे हैं ड्रग के स्ट्रक्चर को इलूसिडेट करने के लिए, इसलिए हमें इन रेडिएशंस के बारे में समझना ज़रूरी है। अब अगर रेडिएशन के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल को देखा जाए तो लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल की तरह देखते हैं और दो एग्जाम्पल हम लेंगे, एक नेचुरल और एक प्रैक्टिकल, जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जाम्पल हमने लिया है एक रेनबो का। सभी ने रेनबो को देखा होगा और हमें ये मालूम है कि सनलाइट रिफ्रैक्ट होती है पानी की बूंदों से और ये पानी की बूंदें प्रेजेंट होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये बूंदें सस्पेंडेड होती हैं और क्योंकि जो लाइट हमने पास की है, जो सनलाइट हमने पास की है, उसके पास 7 कलर्स का मिक्सचर होता है और सभी कलर डिफरेंट एंगल से रिफ्रैक्ट होता है, इसलिए हमें रेनबो के डिफरेंट कलर मिलते हैं। अगर यही सेम एग्जाम्पल हम लैब में परफॉर्म करें तो हम यही सेम इफ़ेक्ट तब भी देखते हैं जब हम लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाते हैं। जब हम लाइट को एक प्रिज्म से पास करवाते हैं, जैसा कि यहाँ पर हम फिगर में देख रहे हैं, वाइट लाइट को हमने प्रिज्म से पास करवाया है और हमें डिफरेंट लाइट के कलर्स मिले हैं और ऐसा ही कलर हमें रेनबो में भी दिखाई पड़ता है। अब बात ये आती है कि लाइट सिर्फ इन्हीं कलर से मिलकर नहीं बनी होती जो हमें नेकेड आई से दिखाई पड़ती है। इसमें लाइट के और भी पार्ट्स होते हैं जो इनविजिबल होते हैं और किसी न किसी डिवाइस से ही देखने को मिलते हैं या किसी न किसी डिवाइस से ही डिटेक्ट होते हैं। ये सारी लाइट को मिलाकर मीन्स जो लाइट विजिबल भी है और जो लाइट इनविजिबल भी है, इन सारी लाइट्स को मिलाकर के ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को बोलते हैं। इन सारी लाइट को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अगर रेडिएशंस के टर्म में बात की जाए तो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम जो गामा रेज से स्टार्ट होकर के रेडियो वेव तक जाता है, इस पूरे लाइट के पार्ट्स को ही हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। पहले क्या होता था कि लाइट को सिर्फ एक वेव की तरह माना जाता था, पर क्योंकि लाइट में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए लाइट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ये रेडिएशन एक एनर्जी का फॉर्म होती है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होती है बिना किसी डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द टू लोकेशंस। और ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है वेव के फॉर्म में और हर कलर जो हमने रेनबो में देखा, रेनबो का हर कलर
या फिर जो हमने प्रिज्म में देखा, प्रिज्म का हर कलर रिलेट होता है एक पर्टिकुलर वेव साइज से। अगर हम इस फिगर से समझने की कोशिश करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने की कोशिश करें, तो इस फिगर में हमने देखा है, हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट कर रही है। रेड कलर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को शो किया है, ब्लू कलर से हमने मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है, और हम ये देख पा रहे हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। अब बात आती है कि अगर इन दोनों का ऑसिलेशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो वेव का प्रोपगेशन किधर होगा? वेव का प्रोपगेशन इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, वो या इस डायरेक्शन या इस डायरेक्शन में होगा। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी रेडिएशंस की ये भी आती है कि ये रेडिएशंस वैक्यूम में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, और इसी प्रॉपर्टी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैचुरेटेड कंपाउंड को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि सैचुरेटेड कंपाउंड जो यूवी लाइट को एब्जॉर्व करते हैं वो वैक्यूम रीजन में ही होता है। इस पॉइंट को हम लेटर ऑन यूवी के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीपैट का क्वेश्चन भी है, इसलिए ये हमें पॉइंट टू बी नोटेड है कि सैचुरेटेड कंपाउंड का एब्जॉर्प्शन वैक्यूम यूवी रीजन में होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की। अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें तो 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अगर वेवलेंथ की बात की जाए तो इसे हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, और इससे हम डिफाइन कर सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और ट्रफ, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं, और इसे हम नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम या माइक्रोमीटर से डिनोट करते हैं। अगर हम इस फिगर में देखें तो ये 2 हमारे सक्सेसिव क्रेस्ट हैं और इसके बीच के ही डिस्टेंस को हम वेवलेंथ कहते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो हम इसे न्यू से डिनोट करते हैं, और इसे डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड, और इसे हम हर्ज से डिनोट करते हैं, मतलब हर्ज को हम इसकी यूनिट की तरह यूज़ करते हैं। अब अगर हम स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशन को देखें तो हमारे पास C = h लैम्डा न्यू ये इक्वेशन है, जहाँ पर C है स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ एंड न्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी। और हम सभी को मालूम है कि जो वेव है वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है। हम सभी को मालूम है कि जो हमारी वेव है वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती है, और जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर इसी इक्वेशन से हम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के रिलेशन को पता करना चाहें तो न्यू = C/λ, यानी कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक इनडायरेक्ट रिलेशन है। फ्रीक्वेंसी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, जिसका मतलब है अगर हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमारी वेवलेंथ घटेगी। ये तो रही बात फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का प्रोपोगेशन होता है वो कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, वो हमेशा डिस्क्रीट एनर्जी पैकेट्स में होता है, मींस वो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में होता है। इसलिए हमें एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के रिलेशन को भी समझना ज़रूरी है। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, E = h न्यू, इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो एनर्जी है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी के। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी भी बढ़ेगी। आइए हम इस टेबल के हिसाब से समझते हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होगा, इजी होगा। अगर वेवलेंथ लॉन्ग होगी तो फ्रीक्वेंसी लो होगी,
न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा के इक्वेशन के हिसाब से, जिसमें न्यू और जो लेमडा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ लॉन्ग होगी तो फ्रीक्वेंसी लो होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो एनर्जी भी लो होगी। इसी के जस्ट अपोजिट वेवलेंथ अगर शॉर्ट है तो फ्रीक्वेंसी हाई होगी और एनर्जी भी हाई होगी। अब हम बात करते हैं डिफरेंट रेडिएशंस जो हमारी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती है। ये हमारे डिफरेंट रेडिएशंस हैं: गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। और अगर हम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी के टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है, और गामा रेज से बढ़ते हुए अगर हम रेडियो वेव्स की तरफ जाएं तो हमारी जो वेवलेंथ है वो लॉन्ग होती जाती है। मीन्स यहाँ गामा रेज के लिए जो हमारी वेवलेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, और रेडियो वेव्स के लिए जो हमारी वेवलेंथ होगी वो लॉन्ग होगी। इसी सेम तरीके से अगर हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात करें तो गामा रेज के लिए जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ही हाई होगी, और जैसे जैसे हम रेडियो वेव की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी लो होती जाएगी। हम देख रहे हैं यहाँ पर जो वेव्स का ऑसिलेशन है, यहाँ पर जो वेव्स का ऑसिलेशन है वो बहुत ही हाई है, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हाई है, और यहाँ का जो ऑसिलेशन है रेडियो वेव्स के लिए वो बहुत ही लो है, इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लो है। और फ्रीक्वेंसी के टर्म में ही सेम एनर्जी का भी बात होगा। जो गामा रेज की एनर्जी होगी वो हाई होगी, और जो रेडियो वेव्स की एनर्जी होगी वो लो होगी। तो ये हमारे डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं: गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, जो डिफरेंट फॉर्म्स के स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में यूज़ होती हैं। गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है वो शॉर्ट होता है, रेडियो वेव्स का जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्ग होता है। अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में बात करें तो गामा रेज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हाई होती है, रेडियो वेव्स की तरफ बढ़ें तो फ्रीक्वेंसी लो होती जाती है। और अगर एनर्जी के टर्म्स में बात करें तो एनर्जी गामा रेज की हाई होती है, और जब वो रेडियो वेव की तरफ हम बढ़ते हैं तो एनर्जी हमारी लो होती जाती है। आइए बात करते हैं पर्टिकुलर रेंज की। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ रेडिएशन है: गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। और जब हम रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारी एनर्जी बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी के टर्म में हमारी फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी के साथ बढ़ती जाएगी, लेकिन वेवलेंथ के टर्म में गामा रेज के लिए जो वेवलेंथ होगी वो शॉर्ट होगी, और जो रेडियो वेव की जो वेवलेंथ होगी वो लॉन्ग होगी। रेंज की बात की जाए तो गामा रेज हमें 0.001 नैनोमीटर की रेंज में मिलते हैं। एक्स रेज हमें 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज में मिलते हैं। यूवी रेज हमें 200 टू 400 नैनोमीटर्स के बीच में मिलते हैं। विजिबल रेंज जो हमारे आईज से हमें विजिबल होती है रेड से ब्लू कलर तक, वो 400 टू 800 नैनोमीटर की होती है। आईआर रेंज को हम नियर आईआर, मीडियम आईआर, फार आईआर में डिवाइड करते हैं, और जो मीडियम आईआर है 2.5 टू 15 माइक्रोन वो ही हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए यूज़फुल होती है। माइक्रोवेव 0.01 टू 1 मीटर के बीच में होती है, और रेडियो वेव 1 मीटर से 10⁻⁷ मीटर तक जाती है, और इसी रेडियो वेव का यूज़ करके ही हम रेडियो को सुन पाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि रेडियो वेव्स कई किलोमीटर्स तक जाती है और कई किलोमीटर्स तक हम रेडियो को सुन पाते हैं। ये हमारे डिफरेंट रेडिएशंस हैं जो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती है। जैसे जो हमारी यूवी रेडिएशंस है 200 टू 400 नैनोमीटर के बीच वाली, वो हमारी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती है। और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन सोर्स से जब यूवी लाइट रेडिएट होती है तो वो हमारे सैंपल पर जाती है, सैंपल से डिटेक्टर पर जाती है,
सैंपल में प्रेजेंट हुए एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक लेवल को अफेक्ट करती है। इलेक्ट्रॉन इस यूवी लाइट को एब्जॉर्व करके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जिसे हम फर्दर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेल करेंगे, और ये हेल्पफुल होता है हमारे स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। विजिबल लाइट को, जो हमारी 400 to 800 नैनोमीटर की है, वो हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। और विजिबल और यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वो सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है। विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम विजिबल लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक लेवल को ही इफेक्ट करते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट को एब्जॉर्व करने के बाद ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। IR रेडिएशंस की बात करें तो IR रेडिएशंस को हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है उसे हम FTIR बोलते हैं। और यहाँ पर जो IR रेडिएशन सैंपल पर जाता है वो सैंपल की वाइब्रेशनल एनर्जी को अफेक्ट करता है, और यही वाइब्रेशनल एनर्जी हमारे स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हेल्पफुल होती है। अगर हम NMR की बात करें तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं। ये रेडियो वेव न्यूक्लियस के स्पिन को चेंज करती है, और न्यूक्लियस में जो स्पिन चेंज होता है वो ही हमारे स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट आपकी रेडिएशंस हैं जो डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ होती हैं, और ये ही सैंपल से पास होने के बाद, ये रेडिएशंस ही सैंपल से पास होने के बाद डिटेक्टर पर जाती हैं, जो किसी भी ड्रग के या किसी भी केमिकल कंपाउंड के स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट को इलुसिडेट करने में हेल्पफुल होती हैं। कौन से पार्ट इलुसिडेट होते हैं वो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दोस्तों, जानने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये रेडिएशन सैंपल से पास होने के बाद, अगर हम यूवी की बात करें तो रेडिएशन सैंपल से पास होने के बाद एब्जॉर्ब होती है। विजिबल रेडिएशन भी एब्जॉर्ब होती है, IR रेडिएशन भी एब्जॉर्ब होती है, रेडियो वेव्स भी एब्जॉर्ब होती है। बट इन सब के एब्जॉर्प्शन के पीछे कुछ ना कुछ कंडीशंस हैं, और ये सारी कंडीशंस हम आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल करेंगे पर्टिकुलर चैप्टर्स में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।